तो ठीक है, आज सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी स्टार्ट हो रही है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाली, जिसका नाम क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये आपके बुक की सेकंड यूनिट है और टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 की कौन सी यूनिट है आपकी 7th नंबर की यूनिट है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 है आपकी क्लास 12 की और 7th किसकी है आपकी, टोटल दोनों बुक की, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें 3 चैप्टर्स है आपके। पहला चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड है आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस और तीसरा है आपका इवोल्यूशन। तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तीनों को रिलेटेड है एक से दूसरे तक। पहला जो है उसमें सिंपल हम पढ़ेंगे, मेंडल ने क्या लॉ दिए थे, मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, तीनों लॉ क्या है। ठीक है, पी प्लांट के ऊपर स्टडी क्यों किया इसने। ठीक है, इसके बाद मॉलिक्यूल्स में आपका डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सी डीएनए क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, ये पढ़ना है हमको। डिसऑर्डर भी पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं आपके, और ये वाले में इसमें हमको मेनली ऑर्गन्स पढ़ना है, होमोलोगस और एनालॉगस। इवोल्यूशन होता कैसे है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है आपका मेंडल से। मेंडल से चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो चीजों के बारे में आप जानो। एक होते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने बोला कुछ कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आप तक आए हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसमें वन जनरेशन से कहां तक हो रहा है आपका, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर हो रहा है वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, सपोज मैंने कहा आपके फादर की हाइट टॉल है, आपके फादर की हाइट कैसी है, टॉल है, और यही हाइट आपको भी मिल रही है, मतलब उसका जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग। क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग। अभी तक अपन कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, न्यूबॉर्न बेबी, अब कौन सा वर्ड यूज करेंगे अपन, ऑफस्प्रिंग। इसको दूसरे नाम से जानते हैं प्रोजेनी। किस नाम से जानते हैं, प्रोजेनी। तो अगर बुक में कहीं वर्ड अपने को आया प्रोजेनी, इसका मतलब क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी या ऑफस्प्रिंग। तो सपोज पेरेंट की हाइट आपकी टॉल है तो आपको भी वही हाइट मिल रही है, ये कैरेक्टर्स हो गया। सपोज आपके फादर मदर का कलर फेयर है, आपका कलर भी कैसा हो गया, फेयर, तो ये भी क्या है, कैरेक्टर आपका ट्रांसफर हो रहा है किससे, मदर से आप तक। हेयर का कलर, आईज का कलर, बॉडी पर्सनैलिटी, फिजिक्स, सभी जो भी कैरेक्टर्स आपके माता पिता से आप तक ट्रांसफर हो रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स आपके माता पिता से आप तक ट्रांसफर हो रहे हैं, इस कैरेक्टर्स के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। और ऐसे कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, ट्रेट्स। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेट्स। अब ट्रेट्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेट होता है आपका एक्वायर्ड, एक ट्रेट क्या होता है आपका एक्वायर्ड ट्रेट, और दूसरा होता है आपका इनहेरिटेड। तो ट्रेट का मतलब समझ में आपको क्या होता है, ट्रेट का मतलब होता है कि जो भी कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर, वो क्या है आपके ट्रेट्स है। अब ट्रेट दो टाइप के होते हैं, एक है एक्वायर्ड, एक है आपका इनहेरिटेड। मेरे एग्जांपल सुनना, सपोज सुनिधि चौहान सिंगर है, ठीक है, बहुत अच्छी सिंगर है, ठीक है, इसकी बेटी हुई तो क्या वो भी सिंगर होगी, नो, क्या वो सिंगर होगी, नहीं, पर अगर प्रैक्टिस करेगी तो वो भी अच्छा गाना गा सकती है। ठीक है, सपोज कैटरीना कैफ आपकी गोरी है, ठीक है, हीरो भी कैसा है, गोरा है, बच्चा पैदा कैसे होगा, कि काला पैदा होगा, गोरा पैदा होगा। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके माता पिता से आपको विरासत में मिलते हैं, जैसे प्रॉपर्टी मिलती है ना, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके माता पिता से आपको विरासत में मिलते हैं, मतलब कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, और द कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, तीनों वर्ड एक ही है। ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स से आप तक ट्रांसफर हो रहे हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये आपको मिलेंगे बाय बर्थ। सपोज कोई बॉडी बिल्डर है, उसके बेटे की फिजिक्स वैसी होगी जैसे इसके फादर की होगा कि नहीं, तो कॉमन सेंस है ना। अगर कोई अच्छा, सपोज मैंने बोला कोई स्विमर है, स्विमर मतलब तैरने वाला इंसान है, स्विमर है, तो क्या उसका बेटा स्विमर होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्विमिंग जो है ये आर्ट है, इसको उसने सीखा है। ठीक है, पर जो उसके फादर की पर्सनैलिटी थी वैसी पर्सनैलिटी बच्चे को मिलेगी। ये बात अलग है, बाद में खाना पीना खा के मोटा हो जाए, बातें अलग है, पर पर्सनैलिटी जैसे फादर की थी वैसी मिलेगी। तो ऐसे कैरेक्टर जिसको हम बाद में सीखते हैं, जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग को हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सिंगिंग जो है इसको भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सपोज मैंने बोला आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन का बेटा दिमाग वाला हुआ क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। जीन्स आएंगे पर दिमाग वाला है क्या, नहीं, इसके दोनों बेटे दिमाग वाले नहीं थे। न्यूटन के बेटे को जानते क्या अपन, आइंस्टाइन के बेटे को जानते क्या, नहीं, मैडम क्यूरी की बेटी को जानते पर उसने रेडियोएक्टिविटी का प्रिंसिपल दिया था, उसकी बेटी ने भी बाद में करे। तो कहने का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से आ रहे हैं वो आपके हो गए इनहेरिटेड, जिसको सालों साल तक सीख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। जैसे आप मैंने बोला सिंगिंग,
तो सुनिधि चौहान की बेटी अच्छी सिंगर बनेगी या नहीं बनेगी वो डिपेंड करता है कि उसने कितनी प्रैक्टिस करी, कितना रियाज करी है। वैसे ही स्विमर का बेटा स्विमर बनेगा, वो डिपेंड करता है कि उसने कितना साल प्रैक्टिस करी है। तो ऐसी चीजें जिसको हम सीखते हैं विद द स्पैन ऑफ टाइम, ऐसे को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड। ये भी ट्रेड है, पर कैसे है? सीखने पे आ रहे हैं। ये वाले कैसे हैं? पैदाइशी आ रहे हैं। तो ये वर्ड समझ में आया? ट्रेड मतलब होता है कैरेक्टर, एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? बाहर से आने वाला, इनहेरिटेड मतलब जो पेरेंट से आ रहा है। एक चीज समझ में आ गई? ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक है जो। अब चालू होते हैं दो वर्ड पे। एक है आपका इनहेरिटेंस और एक वर्ड है आपके बुक में वेरिएंस। एक वर्ड है आपका इनहेरिटेंस, दूसरा वर्ड है आपका वेरिएंस। इनहेरिटेड का मतलब होता है वही कैरेक्टर्स जो आपके माता पिता से आप तक आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। मतलब जो विरासत में कैरेक्टर्स आपको मिले उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। पर क्या आप 100% आपके पेरेंट्स से सीखते हो? नहीं, 100% आप अपने पेरेंट्स से सीखते नहीं हो और ना ही आप अपने मदर से सीखते हो। हाँ, कुछ चीजें आपकी सिमिलर होती है। हेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, कलर हो सकता है, नाक दिख रही है, आंखें मम्मी के ऊपर गई है, ये हो सकता है, पर पूरे आप कलर दिखते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि विद स्पैन ऑफ टाइम आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। कुछ क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। जो चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। जो कैरेक्टर्स आपके माता पिता से पूरे एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, जैसे कलर पूरा का पूरा वैसे ही आ रहा है, हेयर का डिजाइन, बॉडी फिजिक्स सब आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? इनहेरिटेंस। जो चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। आया समझ में? इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इतना में कोई डाउट है? नहीं। अब चालू होता है आपका चैप्टर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है आपका ग्रिगोर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रिगोर जॉन मेंडल। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मेंडल, ठीक है। अब इसकी स्टोरी सुनिए, मेंडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको रिकॉग्निशन पहले नहीं मिला था। तो तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल आता है। इतना सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी इसको आउटकम उतना अच्छा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये भी हमको पढ़ना है। और सबसे अच्छा साइंटिस्ट इसको माना जाता है क्योंकि साइंटिस्ट की कोई डिग्री इसके पास थी नहीं, पर इसके इन्वेंशन इतने इंपॉर्टेंट थे कि 50-60 साल बाद इसको बहुत ज्यादा वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिला। इसीलिए ग्रिगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं ग्रिगोर जॉन मेंडल की स्टोरी। अब देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जी.जे. मेंडल। अब देखो, ये जो स्टूडेंट था बचपन में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मेंडल क्या था? बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। 10वीं पढ़ने तक, पहले चलता था 9+2 11। तो 9वीं क्लास पढ़ने के बाद ये भाई साहब बाहर गए और ये पैदा कहाँ हुए हैं? ग्रिगोर जॉन मेंडल ये एक यूरोप की कंट्री में पैदा हुए हैं जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नाम की कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया पे एक अलग कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रिया नाम की कंट्री है, ठीक है। वहां पर पैदा हुए और इनने 9th पास करने के बाद फिर ये आगे पढ़ने गए और इनने 2 साल की फिजियोलॉजी की स्टडी करी जहां पे उन्हें मैथमेटिक्स सीखा, ठीक है। स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स। स्टैटिक्स अपने क्लास 10 में पढ़ा ना, जो ग्राफ बनाते थे अपन, पाई ग्राफ, चार्ट ग्राफ, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। मैथमेटिक्स अपना नॉर्मल 10 तक का, मीन, मोड, परसेंटेज, ये सब चीजें, ठीक है। इसके बाद जब ये घर आए, माता पिता की इकलौती संतान थी, इनको लगा कि ये बच्चा आके अपना कुछ भविष्य उद्धार करेगा, पर उतना कुछ हुआ नहीं। घर पे खेती थी, खेती कर नहीं सकता, कोई पढ़ने वाला व्यक्ति खेती करेगा क्या? नहीं। तो भाई साहब चले गए बहुत डिप्रेशन में। किसमें चले गए? डिप्रेशन में। सुसाइड करने वाले थे, बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में चलने के बाद फिर ऐसे घूमते रहे, जैसे आवारा ऐसे घूमते ना, पागल जैसे, वैसे घूमने लगा मेंडल। और उसके बाद कुछ लोग इसको मिले मॉन्क्स। मॉन्क्स क्या होते पता है आपको? मॉन्क्स मतलब जो बुद्धम शरणम गच्छामि वाले जो होते हैं ना, उनको मिले कुछ मॉन्क्स। मॉन्क्स मिलने के बाद मॉन्क्स ने बोला कि ऐसा भी घूम रहा है भाई साहब, तू हमारे साथ चल मोनेस्ट्री में। कहां पे चल? मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्री क्या होता है? मोनेस्ट्री क्या होती है? मतलब वो मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन करते। वेरी गुड। मोनेस्ट्री क्या होती है आपकी? मेडिटेशन वाली, ठीक है। तो जो आपका ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है, कहां पे हुआ था इसका बर्थ? बर्थ आपका हुआ था इसका ऑस्ट्रिया। कहां पर है? आपका यूरोपीय कंट्री। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, कब पैदा हुआ था, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट है जब उसने स्टडी करी थी वो। इसके बाद इसकी स्टडी होने के बाद भाई साहब कहां चले गए थे? आपके डिप्रेशन में। स्टोरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर आपका बेस है इसी पे, इस स्टोरी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है आपका। क्यों पी प्लांट है, क्यों सब कुछ, पूरी स्टोरी इसी पे है। तो डिप्रेशन पे जाने के बाद भाई साहब कहां गए? आपके चर्च में। कहां पे गए? चर्च या मोनेस्ट्रीज में। जैसे हमारा टेंपल होता है ना, वैसे यूरोपियन कंट्रीज में क्या होते हैं? मोनेस्ट्रीज। और यहाँ जाके चर्च और मोनेस्ट्रीज, यहाँ जाके क्या बन गया वो?
मॉन्क। मॉन्क मतलब क्या होता है? भिक्षु। ठीक है, अब मॉन्क बनने के बाद पढ़ने का दिमाग था ही, तो चर्च के अंदर एक छोटा सा स्कूल था। चर्च के अंदर क्या था? एक छोटा सा स्कूल था और पीछे गार्डन का प्लांट, एक मतलब दूसरा गार्डन था। तो यहाँ पे सब उसका स्कूल है, ये स्कूल है उसका। स्कूल के पीछे में क्या था? गार्डन। स्कूल के पीछे क्या था आपका? गार्डन। तो वहां के मॉन्क्स लोग, जो पादरी लोग होते हैं, फादर, बिशप, अपने यहाँ क्या होते हैं? प्रिस्ट होते हैं। वहां पे क्या होते हैं? फादर और बिशप। इनने बोला आप इतने पढ़ाने वाले होते, दिमाग वाले हो, ठीक है, तो आप हमारे बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो इसने क्या बोला, चलो पढ़ाने का शौक तो था ही, पढ़ाकू लड़का था, तो इसने क्या किया? बच्चों लोग को पढ़ाना चालू कर दिया। थोड़ा माइंड क्या हो गया इसका? फ्रेश मेडिटेशन के साथ। फिर इसने क्या दिया? खाली टाइम पे क्या करता था? ये पीछे आके कहाँ जाता था? अपने गार्डन में। गार्डन में सिर्फ एक प्लांट उगा था, वो था आपका गार्डन पी। कौन सा? गार्डन पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पायसम सटिवा। स्वीट पी नहीं है, ये याद रखना, स्वीट पी नहीं है। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम क्या है? लैंथेरस ओरेडेटस। क्या है? लैंथेरस ओरेडेटस। ये वाला प्लांट नहीं है। कौन सा है आपका? पायसम सटिवा वाला। ठीक है, तो गार्डन के पीछे कौन सा प्लांट था उसका? गार्डन पी का प्लांट। ठीक है, और कोई दूसरा प्लांट था क्या? नहीं। तो उसकी मजबूरी थी वो प्लांट से स्टडी करने की। ठीक है, फिर क्या हुआ? बच्चों को पढ़ाता था, गार्डन में आके काम करता था, बच्चों को पढ़ाता था, गार्डन में आके काम करता था, यही उसकी रूटीन थी। ठीक है, तो सांसारिक मोह माया को छोड़ के उसने क्या काम करा? बच्चों को पढ़ाता था, पीछे गार्डन में आके टाइम पास करता था। अब इसने क्या किया? एक दिन गार्डन में ऐसे खाली बैठा ही, तो अब जो दिमाग वाले होते हैं उनके पास ऑब्जर्वेशन पावर बहुत रहती है, वो दुनिया को कुछ अलग ढंग से देखते हैं। वो कैसे करते हैं? दुनिया को थोड़े अलग ढंग से देखते हैं। वो नॉर्मली बैठ के देखना चालू किया, उसने देखा कि गार्डन का प्लांट जो है अपना कौन सा? पी प्लांट है। इसे देखा कि यार पी प्लांट यार मैं पिछले साल था, 2-3 साल में 2-3 बार आ गया। मतलब कहने को ये है कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत कम है। तो 3 महीने में क्या हुआ? प्लांट छोटे से बड़ा हुआ, फल दिया, फिर खत्म हो गया। फिर उसने देखा कि हर 3 महीने में विंटर में भी प्लांट आ रहा है अपना, समर में भी आ रहा है, रेनी में भी आ रहा है, मतलब अच्छा है। फिर उसने एक चीज ये देखा, जहां से उसके दिमाग में बत्ती जलना चालू हुई, कि ये जो पी प्लांट है आपका, मतलब कौन सा? गार्डन पी। इसमें उसने देखा कि सिर्फ 2 टाइप के मेरे को प्लांट मिल रहे हैं। एक मिल रहा है मेरे को कैसा? टॉल प्लांट, मतलब जिसकी हाइट क्या है? बड़ी। और एक प्लांट मिल रहा है मेरे को शॉर्ट हार्ट। कैसा? शॉर्ट प्लांट। शॉर्ट प्लांट को क्या बोलते हैं वहां पे? डार्क। क्या बोलते हैं? डार्क मतलब होता है पोला। तो उसने देखा गार्डन में बैठ के कि मेरे को पी प्लांट में से 2 टाइप के पेड़ दिख रहे हैं। कैसे? एक बड़ा और एक छोटा। बीच वाला कोई भी नहीं, बीच वाला कोई भी नहीं। पर उसने देखा ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं होता। सपोज पापा की हाइट ज्यादा है, 6 फीट की है, 6'4" की है, मम्मी की हाइट 5 फीट की है, बच्चा कैसा आएगा? मीडियम हाइट का होगा कि नहीं होगा? तो उसने ये देखा कि यार ऐसा तो इंसानों में होता ही नहीं है। चाहे इंसान की हाइट अगर दोनों पति पत्नी छोटे हैं, फिर भी ऐसा थोड़ा ना कि दोनों हाइट छोटी हो तो बच्चा और छोटा हो जाएगा इतना सा। नहीं, बच्चा तो मीडियम हाइट का ही पैदा होता है। दोनों की हाइट अच्छी है तो भी बच्चा कैसा हाइटेड होगा या तो मीडियम हाइट होगा। पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे प्लांट में देखने को मिले क्या? नहीं, प्लांट में तो भाई 2 प्लांट ही मिले मेरे को, एक हाइट वाला और एक दूसरा शॉर्ट वाला। चलो उसने ये चीज देखा, पहला कैरेक्टरिस्टिक। तो पहली क्या देखा उसने? पहला देखा उसने हाइट। गार्डन प्लांट का क्या देखा उसने? हाइट। फिर उसके बाद देखा इसने उसका फ्लावर। फिर उसने देखा दूसरा फ्लावर। फ्लावर भी इसको 2 टाइप के दिखे। कैसे? फ्लावर भी इसको 2 टाइप के दिखे। एक मिले इसको व्हाइट फ्लावर, एक कैसा मिला उसको? व्हाइट फ्लावर। दूसरा मिला उसको पर्पल फ्लावर। एक मिला उसको व्हाइट फ्लावर, दूसरा क्या मिला? पर्पल। इसमें कोई मिक्सिंग हुई नहीं और कोई दूसरा कलर का फ्लावर उसको मिला नहीं। तो पहले देखा उसने, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मिला उसको, एक पेड़ ऊंचा एक पेड़ छोटा। एक मिला उसको व्हाइट फ्लावर, एक मिला उसको पर्पल फ्लावर। दूसरा कोई फ्लावर मिला क्या? नहीं। फिर उसने एक और चीज ऑब्जर्व किया, एक दिन बैठे बैठे क्या करे, ऐसी फल्ली खा के फेंक रहा था, फल्ली खा के फेंकने लगा तो उसमें उसको क्या मिला? तीसरा जो सीड था, या तो पूरा ऐसा भरा भरा सीड मिला, मतलब पूरा दाना। तो सीड को क्या बोलते हैं? सीड। और जो फल्ली रहती है, सपोज ये मटर की फल्ली है, ऐसी मटर की फल्ली है और इसके अंदर क्या है आपके? ऐसे दाने हैं, ऐसे दाने। तो मटर की फल्ली को बोलते हैं पॉड। क्या बोलते हैं? पॉड। पॉड मतलब फल्ली। इसके अंदर जो बीज मिले, ये कैसे मिला आपको? राउंड। कैसा मिला? राउंड। तो जिसके अंदर पूरे दाने भरे रहते हैं उसको बोलते हैं फुल पॉड। क्या कहते हैं? फुल पॉड। ठीक है, अब टेक्निकल वर्ड धीरे धीरे ध्यान से समझो। अभी तक हमने क्या वर्ड सीखा? ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी और ट्रेड। फिर हमने पढ़ा इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। फिर हमने पढ़ा इनहेरिटेंस और वेरिएबिलिटी। 6-7 टर्म हो गए। अब कौन सा टर्म आया आपका? पॉड। पॉड मतलब फली। या तो पूरी भरी हुई फली मिली
या कैसी फली मिलेगी आपको, एम्प्टी फली, मतलब जिसके अंदर कोई भी नहीं है। ऐसे मूंगफली में भी होते ना, किसी में दाने निकलेंगे, किसी में दाने नहीं निकलते। उसने क्या देखा, जो कुछ दाने हैं वो कैसे पूरे भरे हुए, तो उसको उसने क्या बोला, राउंड पॉट। कुछ दाने हैं जो कैसे हैं आपके, ऐसे पोचे टाइप के, जिसमें हल्का सा मटेरियल कुछ है, कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना पोची फली कुछ नहीं है। इसको उसने नाम दिया व्रिंकल। क्या नाम दिया, व्रिंकल सीड। दो ही सीड मिले इसको, या तो कैसे मिले पूरे भरे हुए, एक कैसे मिले पोचे टाइप के, मतलब हाफ। तो यहाँ पे भी इसको दो कैरेक्टर्स मिले। तो उसने देखा पी प्लांट बड़ा विचित्र टाइप का प्लांट है कि हाइट भी दो टाइप की है, या तो बड़ी या तो छोटी। फ्लावर भी कैसा व्हाइट है या तो पर्पल है। फली भी कैसी, या तो भरी है तो खाली है। और अगर भरी है तो दाने भी दो टाइप के, एक तो पूरे भरे हैं या तो कैसे टुकड़े हुए, बीच का कुछ है नहीं ऐसा। तो उसने बोला यार ये प्लांट तो बड़ा विचित्र टाइप का दिख रहा मेरे को स्टडी करने के लिए, और इंसानों में तो ऐसा होता नहीं। तब उसने सिलेक्ट किया कौन सा प्लांट, पी प्लांट। उसने क्या सिलेक्ट किया, पी प्लांट। क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि उसके गार्डन में वही प्लांट लगा हुआ था। पर हम ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं क्या, नहीं। हम क्या लिखेंगे, क्योंकि गार्डन के पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। आई को नया वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड आ गया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो ऐसे ट्रेट जो सिमिलर, मतलब ऐसे ट्रेट जिसमें बीच का कुछ नहीं होता, मीडियम का कुछ नहीं होता, या तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होगा या तो एकदम लो लेवल पे होगा। या तो प्लांट कैसा होगा, हाइटेड, या तो प्लांट कैसा होगा, पूरा शॉर्ट। तो ऐसे कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। या तो फुल पॉट या तो एम्प्टी पॉट, राउंड सीड या तो व्रिंकल सीड, बीच का कुछ भी नहीं होगा। ऐसे कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं आपके, कॉन्ट्रास्टिंग। जैसे अगर मैं इंसान की बात करूं तो इंसान में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं होता है। या तो अगर जैसे मैंने बोला कि आपका कोई लड़की गोरी है, कोई लड़की काली है, पर हमारे ऐसा नहीं, हमारे पास एक और वर्ड है, सांवला। अब सांवले में बहुत सारे है, हल्का सा सांवला, कम सांवला, ब्रिटिश ब्राउन। ये व्हाइट में भी कैसे, एक लाल वाला पूरा ब्राउन दिखता है, व्हाइट टाइप का ब्राउन मतलब दिखता है। गोरे भी कैसे हैं आपके, बहुत सारे गोरे ना, एक पूरे गोरे दिखते हैं, एक लाल वाले गोरे दिखते हैं, व्हाइट टाइप के गोरे दिखते हैं। मतलब गोरेपन में भी कितने सारे अपने पास क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोल सकते हैं क्या, नहीं। पर प्लांट में ऐसा नहीं था, या तो टॉल या तो शॉर्ट, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। तो क्यों चूज किया मेंडल ने पी प्लांट, क्योंकि मेंडल के पास कॉन्ट्रास्टिंग क्या थे, पी प्लांट में क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज स्टडी। पहला क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी और आता भी है। तो क्यों, क्योंकि पी प्लांट में क्या थे आपके, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसने बोला, उसने बोला कि सीड हमारे या तो टॉल प्लांट हो रहे हैं या तो क्या हो रहे हैं, शॉर्ट। फिर उसने बोला सीड या तो हमारे राउंड आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं, व्रिंकल। फिर उसने बोला सीड मेरा या तो फुल पॉट आ रहा है या तो एम्प्टी पॉट आ रहा है। फिर फ्लावर कैसे बोला, उसने दो आ रहे हैं, या तो व्हाइट या तो पर्पल। ऐसे कुल मिला के कितने हैं कैरेक्टर्स, 7। टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, 7 है। अभी हम पढ़ेंगे बड़ा वाला डायग्राम भी, ठीक है। ले चैटर्स प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, एक बड़ा सा डायग्राम भी देखा आपने, ठीक है। तो क्लास 10th में 3 पैरामीटर्स पढ़ना थे आपको, कितने, क्लास 10th में 3 थे जो मैंने आपको बताया, ये और ये। 12th में कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। इसका डायग्राम भी बनाना है आपको, समझाने के लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है, पूरा ब्लैक बोर्ड करके। आएगा नहीं पेपर में, पेपर में नहीं आएगा, पर आप समझ जाओगे, खुद ही बना लोगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो स्टोरी हमारी कहां तक पहुंची, ये बैठ के उसने दिमाग लगाया। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई हमारी, अभी क्या होता है, गार्डन में बैठ के उसने इतना चीज देखा, अभी पढ़ाई की क्या उसने, कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ बैठ के फली खा रहा था। तो फली खाते खाते उसने राउंड फली देखी और व्रिंकल फली देखी, ठीक है। इसके बाद भाई साहब ने क्या किया, अब सोचा कि नहीं यार, इसमें कैरेक्टर्स कुछ तो अलग है, कुछ तो बात है पी प्लांट में। कौन से, गार्डन पी प्लांट में, बाकी इंसानों में ये बात नहीं है। तो इसने क्या किया, अब सोचा कि चलो मैं इस पे स्टडी करता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं इस पे स्टडी करता हूँ। अब स्टडी देखो इसने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया, तो पहला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर जो उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, शॉर्ट लाइफ। क्या थी उसकी लाइफ, कैसी थी, शॉर्ट लाइफ। क्यों, क्योंकि 3 से 4 महीने का प्लांट था वो। पता है ऐसे प्लांट जो शॉर्ट होते हैं इसको क्या बोलते हैं, एनुअल प्लांट्स। क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट्स है। और देखो जितने भी प्लांट आपने देखे होंगे उसके बीज छोटे होते हैं। सपोज जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपका वीट, तो वीट का दाना देखो कितना छोटा है, राई दाना छोटा है, जाम की बात करो तो दाना कितना है, छोटा है। ग्राउंडनट का दाना भी क्या है, छोटा है। बटर का दाना सफिशिएंट है,
और दिक्कत क्या है, सपोज अगर मैंने बोला, अब कोई बोलेगा कि सर मैंगो का बीज तो और बड़ा है, इतना बड़ा मैंगो का बीज है, हाँ मानता हूँ, पर मैंगो के पेड़ को बड़ा होने के लिए 4 साल 5 साल लगेंगे, फिर मैंगो आएगा, फिर अपन स्टडी करेंगे, फिर उसको जमीन में गाड़ेंगे, फिर 4-5 साल वेट करेंगे क्या? नहीं। पी प्लांट कैसा है, अपन स्टडी करी, 2 की मिक्सिंग कराई, 3 महीने बाद अपने को रिजल्ट मिल रहा, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन बनाया उसने अपने पीछे, ठीक है? तो समझ में आया क्यों चूज किया उसने? चूज करने के बाद उसने क्या किया, अब इसके ऊपर स्टडी करना चालू किया। चूज करने के बाद क्या कर रहा वो, अब स्टडी कर रहा है। उसने सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो स्टडी किया, उसने क्या बोला कि मैं टॉल प्लांट को मैटिंग कराता हूं किसके साथ? शॉर्ट प्लांट के साथ। टॉल प्लांट को क्या कराता हूं? मैटिंग कराता हूं शॉर्ट प्लांट के साथ, ठीक है? और उसने देखा मैक्सिमम केसेस में क्या है आपके? टॉल प्लांट। मैक्सिमम केसेस में क्या है आपके? टॉल प्लांट, ठीक है? फिर उसने देखा, ठीक है, फिर उसने देखा सीड जो है आपका, सीड आपके 2 थे, एक थे आपके राउंड वाला और एक था आपका व्रिंकल। तो उसने बोला दोनों को मैं सीजन कराता हूं। खाली के लिए टाइम तो बहुत था उसके पास, उसने एक फली तोड़ के दिखा रहा है, इसमें तो फली कैसी है, व्रिंकल टेक्स में कैसी है, भरी हुई है। तो क्या करा, यहाँ के पॉलन ग्रेन्स को उसने यहाँ डाल दिया अपने हाथों से, ठीक है? तो उसने देखा यहाँ पर भी बीज कैसे निकल रहे हैं आपके, राउंड निकल रहा है, ठीक है? फिर उसने देखा फ्लावर आपके 2 टाइप के थे, एक आपका व्हाइट और एक आपका पर्पल। जब उसने देखा फ्यूजन करने के बाद फ्लावर मेरे को कैसे मिल रहा है, पर्पल दिख रहा है, कोई मिक्सिंग नहीं दिख रही, तो ऐसा निकलना चाहिए ना, आधे पीले टाइप के, आधे सफेद या तो आधे पर्पल, ऐसा निकलना चाहिए। पर पूरे प्लांट में या तो पर्पल आ रहे हैं या तो कैसे आ रहे हैं, व्हाइट। या तो एक फली पूरी की पूरी कैसे आ रही, भरी हुई, या तो पूरी खाली, या तो पूरी हाइटेड वाली, या तो पूरी कैसी शॉर्ट, बीच का कुछ भी नहीं था। ये कैरेक्टर उसने स्टडी किया। अब क्या किया, ये सभी चीजों को वो लिखना चालू कर दिया। तो उसने क्या किया, उस गार्डन को मॉडिफाई करा, उस गार्डन को उसने क्या करा, मॉडिफाई करा। जो पहले गार्डन आपका आड़ा टेढ़ा था, अब उसने क्या किया, ऐसी लाइंस बनाया, ऐसी क्या करा उसने, लाइंस बनाया। तो उसने बोला पहले के 3 प्लांट ये मेरे टॉल वाले, पहले के 3 प्लांट कैसे टॉल, फिर उसने बोला बाकी के प्लांट मेरे कैसे शॉर्ट। अब यहाँ पे फ्लावर वाले, जिसमें कैसे फ्लावर आ रहे हैं, व्हाइट, फिर कैसे आ रहे हैं आपके पर्पल वाले, फिर एक फुल पॉट वाला, एक हाफ पॉट वाला, ऐसे अलग अलग उसने क्या करे, लाइन से क्या करा, उगाना चालू किया। और इसका कैलकुलेशन वो किस पर नोट करने लगा, अपनी नोटबुक में। किसमें कैलकुलेशन नोट करने लगा वो, नोटबुक में पूरा रखने लगा, हिसाब पूरा बाकायदा रिकॉर्ड, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई वाला था, इसको दिमाग था, ठीक है, पर ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। पर इसको 10वीं तक उसने पढ़ा था, मीन मोड मीडियन एवरेज निकालना उसको आता था, ये उसने करना चालू किया कॉपी में। तो उसने देखा 3 महीने बाद ये फसल क्या हो गई, 3 महीने 4 महीने, फिर उसने फिर से ग्राउंड प्रिपेयर किया, फिर से ये काम किया। तो उसने ये पता था ये वाले मेरे टॉल प्लांट है। अब इसके देखा उसने सीड, कुछ सीड कैसे आए उसके राउंड वाले, कुछ कैसे आ गए व्रिंकल, लिख के रखा उसने, नोट डाउन करके रखा, ठीक है? फिर यहाँ पे भी देखा ना, शॉर्ट प्लांट में कुछ राउंड वाले आ गए, कुछ कैसे आ गए व्रिंकल। अभी परसेंटेज की बात नहीं कर रहे। फिर उसने देखा यहाँ पर भी 2 अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 अलग अलग आ रहे हैं। तो जो पहली बार इसने मिक्सिंग करा किसकी, टॉल प्लांट की और शॉर्ट प्लांट की, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। इसको बोलते हैं फिलाइल जनरेशन। ये क्वेश्चन IMP है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ F1 जनरेशन? तो क्या है आपका, फिलाइल जनरेशन। इसके बाद अब जब नेक्स्ट 6 महीने बाद फिर ये प्लांट होंगे, 6 महीने बाद फिर क्या होंगे, प्लांट होंगे। तो अपन ने क्या किया है, अब इसका भी सीड आएगा, इसका भी क्या आएगा, सीड, और इसका भी सीड है अपने पास। अब दोनों सीड को अपन ग्रो करते हैं, इसका प्लांट आया आपके पास, ये प्लांट आ गया, इसका भी प्लांट आ गया आपके पास, इसके मिक्सिंग इसके साथ करा ली, इसकी मिक्सिंग किसके साथ कराई उसने, इसके साथ। अब यहां से जो बच्चे पैदा होंगे उसको नाम करा उसने F2 जनरेशन। क्या नाम किया, F2 जनरेशन। तो हमको ये दोनों पढ़ना है, F1 जनरेशन क्या होता है और F2 जनरेशन। तो मेंडल का जो है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन आपके सिलेबस में, ठीक है? फिर यही स्टडी करके करते मेंडल ने 3 लॉ दिए। कितना लॉ दिया मेंडल ने, 3 लॉ दिए, ठीक है? ये समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया, दूसरा ये कैरेक्टर्स। अब इसके बाद भाई साहब ने क्या किया, इतना सब कुछ काम धाम किया, तो ये काम धाम उसको लगा 7 साल के लिए, 1855 से लेके 1863 तक, 1855 से लेके 80, हाँ इतने 7-8 साल में इसने काम किया, पूरा एक्सपेरिमेंट और पूरा कागज बना लिया रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड करा था नोटबुक में अपने, एक ही चीज को क्या करा था, नोटबुक में रिकॉर्ड करा था। इसके बाद छोटी सी एक जगह थी ब्रंट नाम की, क्या नाम की, ब्रंट नाम की जगह थी, वहां पे उसने लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया। लोकल न्यूज़पेपर में क्यों, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप मोबाइल तो थे नहीं ना कि कोई जर्नल थे,
तो जो भी साइंटिस्ट लोग थे अपनी पहचान मतलब बताने के लिए क्या करते थे, लोकल न्यूज़पेपर में क्या करते थे, पब्लिश कर देते थे, क्योंकि उसके नाम से पब्लिश हो गया कि सपोज मेंडल हैज पब्लिश दिस प्लांट की स्पीसीज। अब जब भी कोई व्यक्ति रिसर्च करेगा तो बोलेंगे ये तो मैंने 2-3 साल पहले पेपर में पब्लिश कर चुका था, मतलब इससे पहले मैंने इन्वेंशन क्या कर लिया था, क्योंकि पहले पेटेंट नहीं चलते थे। आजकल क्या आ गया है, पेटेंट वाला क्राइटेरिया आ गया, पहले पेटेंट चलते थे क्या, नहीं। तो ये इसने जब 1955 से लेकर 1963 तक इसने क्या करा, पूरा रिसर्च कर लिया और नोटबुक में लिख लिया। 1865 में इसने क्या करा, इसको पब्लिश करा एक लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है, एक लोकल न्यूज़पेपर में क्या किया, पब्लिश। फिर इसकी हो गई डेथ। फिर क्या हो गई, मेंडल की डेथ। तो मेंडल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तक जिंदा है किताब में आपके। फिर क्या हुआ, 1865 में डेथ होने के बाद फिर तीन साइंटिस्ट थे आपके, कितने, 3 साइंटिस्ट थे अलग अलग जगह से, एक साथ नहीं थे, तीनों साइंटिस्ट आपके अलग अलग जगह थे। इनके नाम आते हैं नीट में, इसके नाम क्या आते हैं नीट में, ठीक है। अब ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, 3 साइंटिस्ट ने 1900 की बात, कब की, 1900 की बात, मतलब कितने साल, 35 साल बाद इनने क्या किया, अब तीनों ने कि भाई हमको तो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करना है, तो इसने पी प्लांट में स्टडी किया था, और इसने किसने किया, ये तीनों आपकी ह्यूमन बॉडी पे सर्च कर रहे थे कि यार 2 हस्बैंड आपके, एक हाइट की हाइट अच्छी है, एक शॉर्ट है, बच्चा कैसे पैदा होगा, कलर कैसे आएंगे, ये कैरेक्टर्स को करना चालू कर दिया उसने। फिर इसने क्या किया, जब भी कोई हम नई रिसर्च करते हैं तो इस फील्ड में कभी किसी ने रिसर्च करी है क्या, उसको हम पूरा पढ़ते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, जो जर्नल्स में लिखा होता है। तो भाई साहब ने खोज करना था, तो इन्होंने देखा कि जब भी कोई साइंटिस्ट नई खोज करता है तो उसके पहले जो उसने जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने उसके ऊपर खोज की होगी वो पूरा पढ़ेगा, तभी तो नई चीज पता चलेगा ना कि इनकी क्या कमी थी, उसको मेरे को पूरा करना है। कोई अलग से थोड़ा ना सपना आता कि अपने को ऐसा करना है। तो उन्होंने क्या किया, पूरी चीजों को क्या कर दिया, पहले के पहले जितने भी पूरी चीजें थी उसको सबको पढ़ा। उनको पेपर मिला किसका, 1865 में पब्लिश हुआ किसका पेपर, मेंडल का, ग्रिगोर जॉन मेंडल का क्या मिला उसको, पेपर मिला। अब उसने देखा, ये लोगों ने रिसर्च करना चालू करे, इन्होंने जो रिसर्च करी, इन लोगों ने जो रिसर्च करी सेम टू सेम रिजल्ट किसके आ गए, मेंडल के। ये लोग बहुत शॉक्ड में, पूरे के पूरे क्या हो गए, शॉक में। भाई बाबा जी 35 साल पहले रिसर्च करके चला गया, जो लॉस ने दिए तीनों के तीनों पूरे के पूरे क्या है, वैलिड और 100% क्या है, एक्यूरेट है। तो भाई साहब ने जो अपना पेपर पब्लिश करा, अब साइंटिस्ट लोग भी बहुत अच्छे हैं, फिर जिससे हमको नॉलेज मिला उसका नाम उसने दिया कि इन्होंने बोला हमने इसको प्रूव किया, पर ये पहले ही हमसे पहले साइंटिस्ट प्रूव करके चला गया था। जो साइंटिस्ट नहीं था, सिंपल है कॉलेज का स्टूडेंट था, जिसने कॉलेज में ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी, 10th तक अच्छे से पढ़ाई किया था, हायर एजुकेशन था। तो उनने इसको क्या किया, रिकॉग्निशन दिया, और वर्ल्ड में क्या हो गया, ये बंदा फिर क्या आ गया, लाइमलाइट में आ गया और फेमस हो गया, ठीक है। तो जेनेटिक्स की स्टडी स्टार्ट कहां से हुई, ग्रिगर जॉन मेंडल से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कि व्हाई मेंडल गॉट गुड रिजल्ट इन हिज एक्सपेरिमेंट। उसके टाइम पे बहुत साइंटिस्ट लोग ने ये सब काम किए होंगे, तो मेंडल इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाई मेंडल वाज सो सक्सेसफुल। तो पहला क्वेश्चन समझना है, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, ठीक है। क्या इसके कैरेक्टर्स, क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप कर दूंगा ये दोनों की। तो मेंडल ने क्यों चूज किया पी प्लांट, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, लाइफ साइकिल कम थी, प्लांट हाइट या तो बड़ी थी या तो छोटी थी, बीच वाला कोई कैरेक्टर्स ऐसे नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाई मेंडल वाज सो सक्सेसफुल। और तीसरा क्वेश्चन भी इसी से लिंक्ड है, तो स्टोरी समझ में आई आपको। हाँ, तो क्यों सक्सेसफुल हुआ, भाई साहब ने एक दिमाग वाला काम किया। क्या, एक तो था 10वीं 11वीं पढ़ा, आता क्या था उसको, गणित तो थोड़ा सा ही किया, ज्यादा थोड़ी ना पढ़ा उसने। तो भाई साहब ने क्या किया, पहला साइंटिस्ट था जिसने पूरे रिकॉर्ड लिख के रखे नोटबुक में, जिसने क्या करके रखे, पूरे रिकॉर्ड लिख के रखे। तो सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि उसने पी प्लांट जो सिलेक्ट किया वो कैसा प्लांट था, शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट था, 3 महीने में पूरा पता चल गया उसको। फिर उसने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग करके देखा, जो हम अभी करते हैं ग्राफ्टिंग की वजह से, उसने उस टाइम पे करके देखा। और सब प्लांट में ऐसा भी नहीं, राउंड को शॉर्ट के साथ भी करके देखा, शॉर्ट को पर्पल वाले के साथ, पर्पल वाले को व्हाइट वाले के साथ, और सब लिखते गया कि भाई मैंने ये लाइन पे पर्पल और ये मिक्स किया है, इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉपी में लिखते गया, ठीक है। अलग से पूरी कॉपी बनाई थी उसने। तो इतना मेटिकुलस उसने वर्क किया, ऐसा कोई साइंटिस्ट ने किया क्या, नहीं, इसलिए डिटेल वर्क था। और बंदे ने पहली बार क्या यूज किया, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, किसमें, बायोलॉजी। मतलब उसने बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स को क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। मतलब बायोलॉजी में उसने कौन सा कॉन्सेप्ट बेस कर दिया, मैथमेटिक्स का। और उसने ये देखा कि मैंने 4 लाइन लगाई, मैंने क्या लगाई, 4 लाइन पेड़ के लगाई टॉल की, जिसमें से 3 लाइन में मैंने कैसे फल लगाए,
टॉल वाले आ गए, एक में कैसा आ गया मेरा शॉर्ट। तो कहने का मतलब है 75% मेरा कैसा आ गया टॉल, और आखिरी में कैसा आ गया शॉर्ट। तो ये है आपका F2 जनरेशन में। फिर उसने देखा कि एक लाइन में मेरे पूरे के पूरे कैसे आ गए टॉल, तो रेशियो क्या आ गया मेरा 1:1। फिर उसने देखा एक में मेरे 2 टॉल है, 2 क्या है शॉर्ट है, तो रेशियो कैसा आ गया 1:2। ये रेशियो हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी, ठीक है। तो उसने नोट करके रखा कि हर टाइप के प्लांट की मिक्सिंग करने पे क्या रेशियो आ रहा है। अब क्वेश्चन ये था कि उस टाइम पे और भी साइंटिस्ट थे, जैसे चार्ल्स डार्विन, क्या नाम था, बहुत नाम सुना सबने। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसकी कॉन्सेप्ट किसका था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो भी एनिमल जो सबसे ज्यादा सर्वाइवल मतलब सबसे ज्यादा फिट होगा वही क्या करेगा आपका सर्वाइवल। जैसे सपोज मैंने बोला डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ, तो डायनासोर आपका एक्सटिंक्ट कैसे हुआ, डायनासोर आपका एक्सटिंक्ट हुआ क्योंकि डायनासोर के जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही थी वो डायनासोर सर्वाइव कर पाया क्या उसके, नहीं। तो अभी सपोज कुछ टेम्परेचर बढ़ गया, सपोज टेम्परेचर हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर अभी 34-35 रह रहा है, ठंड में अगर टेम्परेचर हमारा 0 के अंदर चला गया, तो बहुत से लोग जितने बुजुर्ग लोग हैं जिनको कोविड हुआ है, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, उनके क्या हो जाएगा एक्सपायर हो जाएंगे। या सपोज टेम्परेचर समर में हमारा 52-55 चला गया, तो बहुत सारे लोग लू लग के क्या हो जाएंगे एक्सपायर कर पाएंगे, पर वही सर्वाइव कर पाएगा जो टेम्परेचर को क्या कर लेगा बियर कर लेगा। तो इसने क्या बोला चार्ल्स डार्विन ने कि जो व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है जो क्या होगा फिट। तो इसने फिर एक और बात कही, आपको पता है चार्ल्स डार्विन एक बार चर्च में छुपा था, इसको अंगार लगाने लगे थे पूरे गांव वाले चार्ल्स डार्विन को। डार्विन की 2 चीजें बहुत खतरनाक थी, एक जो जानवर की स्टडी करता था उसको खाता था, और दूसरा क्या था भाई साहब, उसने क्या कहा, उसने ये बोला कि जो ऑफ स्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, जो ऑफ स्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, नॉर्मल भाषा में जो बच्चे हैं वो बाप से अच्छे हैं, जो बच्चे हैं वो कैसे हैं बाप से अच्छे। मतलब कहने का मतलब है फादर से आपका जो नया बच्चा बनेगा, मतलब जो ऑफिस रहेगा वो मोर ज्यादा आपका सुटेबल रहेगा क्लाइमेटिक कंडीशन को। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में मैक्सिमम क्या होगा वेरिएंस, तो एडेप्टेटिव फीचर्स उसकी बॉडी में क्या होंगे ज्यादा होंगे। तो उसने क्या बोला, आपका बच्चा इन्वायरमेंटली ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू यू। ये गांव के लोगों को समझ में नहीं आया, ये कैसा बोल दिया तुमने कि बेटा बाप से अच्छा हो सकता। तो भाई साहब पूरे गांव वाले इसको अंगार लगाने वाले थे, भाई साहब चर्च के अंदर छुपे थे। कहां छुपे थे, चर्च के अंदर। बाद में वही स्टोरी प्रूव हुई। तो आप आपके फादर से ज्यादा स्टेबल हो, आपके बच्चे आपसे ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब जेनेटिकली। मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा, एक उम्र के साथ साथ एक्सपीरियंस आता है, मैं एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा, मैं जेनेटिकली की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपके पहले के लोगों को क्या होता है, जल्दी सर्दी खांसी ठंड लगती थी, अभी क्या होता है नॉर्मल सर्दी खांसी नहीं होती, क्योंकि इतने डोज आपके लग गए, इतने मेडिसिन आपको बचपन से लग गई है। अब जैसे आपको कोविड पता चला, आपकी बॉडी में कोविड का इंजेक्शन लग गया है, आपके जब बच्चे होंगे उनको कोविड का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके केमिकल दवाई आपकी बॉडी में अभी भी है। वो जब क्या होगा मिल्क ट्रांसफर करोगे आप वन बॉडी टू अनदर कोलेस्ट्रॉम, तो वो क्या होगा एंटीबॉडीज जाएगी, तो उसको कुछ होगा क्या नहीं। तो कहने का मतलब ये है तीसरा क्वेश्चन कि मेंडल ने इतना अच्छा काम किया फिर भी इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, क्यों आप बताइए। पूरी स्टोरी सुनिए आपने, अब बताओ मेंडल बहुत सक्सेसफुल क्यों हुआ, तो समझ में आया क्योंकि इसने बायोलॉजी के अंदर क्या ले लिया मैथमेटिक्स, और पूरे रिकॉर्ड को क्या करा नोटबुक में लिख के रखा, और उसने क्या निकाला एवरेज। उसने क्या निकाला एवरेज, और एवरेज आपको पता है सम नंबर ऑफ टोटल सम अपॉन टोटल नंबर इनटू 100 परसेंटेज निकाल लिया उसने। मीडियन भी निकालना आ गया उसको। 10 पेड़ है उसके पास, 7 उसके पास टॉल वाले हैं, 3 उसके पास कैसे हैं शॉर्ट है, तो परसेंटेज निकालना उसको आता था 10वीं तक का। तो भाई साहब ने पूरा परसेंटेज निकाला, और जो चीजें मैथमेटिक्स से प्रूव होके आती है उसको कोई झुठला नहीं सकता। उसको कोई झुठला सकता क्या, हमें में बात नहीं करी उसने। उसने ये नहीं बोला कि 5 प्लांट मेरे बड़े हैं 3 प्लांट मेरे छोटे हैं प्लांट, तो 2 प्लांट ऐसे निकले। उसने मैथमेटिकली लिखा है, देखो भाई इतने लगाए थे, इतने आ गए, इतना परसेंटेज है, और ये आज भी वैलिड है। अगर हम इतने प्लांट लगाते हैं बड़े, इतने प्लांट ये लगाते तो छोटे प्लांट इतने निकलते, ये परसेंटेज है। तो 75% आपके कैसे निकलेंगे टॉल, 25% कैसे निकलेंगे आपके शॉर्ट। तो अभी भी जो परसेंटेज पॉपुलेशन है शॉर्ट वाले आपको कितने मिलेंगे 25%, बड़े कितने मिलेंगे आपको 75% वाले, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी हाइट क्या होगी रिड्यूस, आपकी बॉडी की हेयर परसेंटेज क्या होंगी रिड्यूस। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा, व्हाई मेंडल वाज नॉट सक्सेसफुल येट ही गिव अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला इतना सब कुछ अच्छा बताने के बाद भी उस टाइम पे, क्यों मेंडल को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला। पूरी स्टोरी सुनी आपने डिटेल में, क्यों नहीं मिला, why Mendel does not get recognition। वो तो बाद में मिला 19वीं सेंचुरी में, जब 3 साइंटिस्ट अलग-अलग थे, टिस्मार्क, ओडेलस, अलग-अलग साइंटिस्ट थे। सर उसकी जो मतलब जो उसने किया था उसकी मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाई, ज्यादा लोगों को पता नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। उस टाइम पे आपका कोई सोशल मीडिया था क्या, नहीं। उस टाइम पे कोई कम्युनिकेशन था क्या, नहीं।
कि ड्यू टू लेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ड्यू टू लेक ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल, उसने छोटी सी मैगजीन अपने गांव खेड़े की, सिंपल सी ब्रंट नाम की एक मैगजीन थी वहां की, उसमें पेपर पब्लिश कर दिया। अगर बड़े न्यूज़पेपर में करता, जैसे इंडिया के न्यूज़पेपर की बात करता मैं, हितवाद, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उसने लोकल न्यूज़पेपर में अपना रिजल्ट क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई उस टाइम पे, कम्युनिकेशन नहीं था। तो पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, व्हाई मेंडल वाज, क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाई मेंडल डज नॉट गेट रिकॉग्निशन, व्हाई मेंडल डज नॉट गेट recognition even after tremendous or extraordinary work। तो पहला क्या है, ड्यू टू लेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ड्यू टू लेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब बताइए दूसरा, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, एडवर्टाइजमेंट नहीं था उस टाइम पे इसलिए नहीं हुआ, कोई सोशल मीडिया नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट सर वो प्रूफ नहीं कर पाया। वेरी गुड, एक चीज प्रूफ नहीं कर पाया था, एक चीज प्रूफ नहीं कर पाया था, वेरी गुड। देखो उसने क्या बोला कि जो आपके टॉल प्लांट थे या जो आपके शॉर्ट प्लांट है, ठीक है, जो प्लांट आपके टॉल है, जो प्लांट आपके शॉर्ट है, दोनों की मिक्सिंग हुई और बच्चा आपका कैसे निकला, टॉल प्लांट। उसने बोला कि इसके अंदर के, टॉल प्लांट के अंदर के कुछ चीजें यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, जिसको उसने नाम दिया फैक्टर। क्या नाम दिया उसने, फैक्टर। उसने बोला कि टॉल प्लांट से कुछ चीजें ट्रांसफर हो रही है, किसमें, आपके शॉर्ट फॉर्म में, उसको नाम क्या दिया उसने, फैक्टर। वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि फैक्टर क्या है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये फैक्टर क्या है, जो बाद में प्रूफ होके चला कि क्या ट्रांसफर होता है आपका, जीन्स ट्रांसफर होते हैं। क्या ट्रांसफर होते हैं, क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं। और हमको आज पता चला कि कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वेरी गुड, 2 पॉइंट हो गए। आखिरी बोल दीजिए, वैसे एक आखिरी बोल दीजिए, समझ में? उसने बोला कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं फैक्टर के फॉर्म में, पर क्या ट्रांसफर हो रहा है ये वो बता नहीं पाया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों भी मैंने कहा, तो सुनो ध्यान से। पूरी स्टोरी सुनने के बाद भी अगर पूछो राम सीता की कौन थी तो नहीं पता बोलते, वैसे ही हुआ। और क्या, उस टाइम पे अलग अलग ब्रांचेस थी आपकी, बायोलॉजी वाला बायोलॉजी पढ़ता था, जूलॉजी वाला जूलॉजी पढ़ता था, कोई फिजिक्स आपका एज न्यूटन तो फिजिक्स पढ़ता था, कोई मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स पढ़ता था, कोई साइकोलॉजी वाला साइकोलॉजी पढ़ता था। ये पहला बंदा था जिसने बायो और मैथ्स को क्या करा, मिक्स कर दिया। बायो और मैथ्स को क्या करा उसने, मिक्स कर दिया, जो उस टाइम पे लोगों को पसंद नहीं आया, हजम नहीं हुआ। भाई ये क्या कर रहा है, हम बायोलॉजी वाले अलग है, तू मैथ्स वाला अलग है, आपस में बनती नहीं थी। बंदे ने क्या करा, मैथ्स और बायोलॉजी को दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ये बाकी लोगों को, उस टाइम पे साइंटिस्ट लोग को पसंद नहीं आया कि बायोलॉजी एक अलग ट्रेड है, मैथ्स एक अलग ट्रेड है, तो दोनों को घुसा मत देखना। बायोलॉजी अलग चल रहा है, मैथ्स मेरा अलग चल रहा है, दोनों को अलग अलग रख दे। बंदे ने पहले बार क्या करा, बायोलॉजी और उसको मिक्स किया, रिजल्ट अच्छे मिले, वो उसको पता है, बाकी सोसाइटी ने करा क्या नहीं, तो इसलिए ये रिमूव हो गया आपका। तो 3 पॉइंट पता चले क्या हुआ, पहला एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाया, दूसरा वो फैक्टर का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया उस फैक्टर का, और तीसरा बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को मिक्स कर दिया उसने, इसलिए। ठीक है, आया समझ में? तो मेंडल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा, मेंडल की स्टडी के कारण हमको पता चलता है कि कैसे कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफर होते हैं, और उसी कैरेक्टर्स को अपन ने क्या बोला, ट्रेड्स, और आज हम उसको किस नाम से जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ जीन्स और ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम। और ये पूरे क्रोमोसोम आपके किस में कनेक्ट होते हैं, आपके डीएनए में। किस में कनेक्ट होते हैं, आपके डीएनए में। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स आपके। अब डीएनए एक छोटा सा मॉलिक्यूल है आपका, डीएनए आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है, मतलब कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर की। कितनी होती है, 2.2 मीटर, मतलब 2.2 मीटर की। तो इसके अंदर इतना सारा मटेरियल भरा कैसे, इतना सारा नॉलेज, इतना सारे कैरेक्टर्स भरा कैसे? तो हमको यहाँ पे पढ़ना है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और डीएनए का ऑक्टोगोनल स्ट्रक्चर, जिसमें डीएनए में कैसे मॉलिक्यूल्स को फिट करा, कैसे इंफॉर्मेशन को फिट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेड। तो डीएनए का मॉलिक्यूल पढ़ना है, ठीक है। और फिर ये कैरेक्टर्स को हमने क्या बोला, कॉन्टेक्स्टिंग कैरेक्टर, जो कैरेक्टर आपके कभी चेंज हो सकते हैं क्या, नहीं। तो ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल में हम ऐसे कैरेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ नॉर्मल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको पढ़ना है ये जो जीन्स है, यही आपके ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक भी करते हैं कि अगर आपका कोई नया प्रोजेनी बन रहा है या नया ऑफिसरिंग बन रहा है, तो अगर हमने जीन्स की स्टडी कर ली तो हमको ये पता चल जाएगा कि आने वाली जनरेशन जो है, मतलब जो नया न्यूबॉर्न बेबी है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो हमको यहाँ पे 2 चीजें पढ़ना है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक पढ़ना है हमको जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है जो डिसऑर्डर बाय जीन्स आ रहे हैं, मतलब पेरेंट्स में थे और आप में भी आ गए। सपोज पापा को कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस हो गई,
हाँ, पापा को क्या है आपका कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है जो आपके बेसिक कलर है ब्लू, ग्रीन और रेड, इसमें कंपैरिजन नहीं हो पाता। ब्लू वाला रेड दिखता है, रेड वाला ब्लैक दिखता है, ब्लैक वाला ब्लू दिखता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये आते हैं आपके फादर की तरफ से। कहां से आते हैं? फादर से। तो ऐसे ट्रेट को अपन क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट। तो ये बीमारी को क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। तो ये कैसी बीमारी है आपकी? जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसी बीमारी है? जेनेटिक, मतलब जीन से आ रही है। फिर दूसरा कैरेक्टर से सपोज हीमोफीलिया, जिसमें आपका ब्लड क्या होता है? थिन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल डिसऑर्डर भी। तो जो आपकी क्वीन एलिजाबेथ थी आपकी, उसके पास ही बीमारी थी, उससे किसको हुआ? उसके बच्चों को। पर ये कैरेक्टर ये कैसी थी? वहां पे कलर ब्लाइंडनेस कहां से आ रहा है? फादर से, मतलब मेल पार्टनर से। और कलर ये कहां से आ रहा है? हीमोफीलिया आपके फीमेल से। ये दोनों क्वेश्चन है नीट के। कलर ब्लाइंडनेस मेल से आता है, ये कहां से आता है? फीमेल से। तो ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जीन से आते हैं। फिर दूसरा डिसऑर्डर जो आपके क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फिनाइलकेटोनुरिया, ये सब चीजें। तो इस चैप्टर में हमको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में भी पढ़ना है। तो चैप्टर में पढ़ना क्या है? मेंडल वाले चैप्टर में पहले मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, पूरी स्टोरी बताया आपको मैंने। रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, ये भी बताया आपको। फिर इसके बाद टॉल कैरेक्टर्स कौन से होते थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से थे, वो 7 कैरेक्टर्स कौन से हैं, मिक्सिंग करने पर क्या होता है, F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है। ठीक है, और मेंडल के 3 लॉ क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ये हमको पढ़ना है, और ग्रिगोर जॉन मेंडल के पोस्टुलेट पढ़ना है। इसके बाद फिर क्या है आपका जेनेटिक्स के डिसऑर्डर चैप्टर खत्म। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आता है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। इसमें हमको ये पता है कि ये जो इनहेरिटेंस है, जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं आपके वन जनरेशन टू अनदर, ये किसके थ्रू हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ जीन्स। तो हमको यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है डिटेल में। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्लिंट सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये पढ़ना है हमको पूरा डिटेल में। इसका डायग्राम किस टाइप का है, प्रोटीन क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, कौन से प्रोटीन आपके डीएनए के ऊपर लगे हुए हैं, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाकी वाले के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या अलग है, ये हमको पढ़ना है। और तीसरा है आपका इवोल्यूशन, जो वेरिएंस होता है ना, हमने पढ़ा था कि कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, पर कुछ कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं ट्रांसफर होने के साथ साथ कुछ वेरिएशन भी हो रहे हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, वो वेरिएशंस हमको पढ़ना है, वो है आपका इवोल्यूशन। तो कैसे बंदर से हम यहाँ तक आए, बंदर में क्या था, सेम था, उसके पास भी 2 कान है, 2 आंख है, हार्ट है, लीवर है, किडनी हमारे पास भी है, पर उसकी बॉडी फीचर में, हमारी बॉडी फीचर में क्या है चेंजेस। उसके पास हेयर ज्यादा है, हमारे पास हेयर से क्या नहीं, उसके पास पूंछ है, हमारे पास पूंछ है क्या नहीं। तो वो पूंछ उनको क्यों दी? ड्यू टू बैलेंस। पेड़ में रहते थे वो, पहले के लोग कहाँ रहते थे? केव्स में और पेड़ में। तो पेड़ में बैलेंस बनाने के लिए पूंछ क्या होती है? बैलेंस। आपने देखा रस्सी के ऊपर चलने वाले 2 लोग हाथ में डंडा लेके चलते हैं, वो क्या करते हैं अपनी बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए। हमको बैलेंस बनाना है क्या? नहीं, हमको रोड पे चलना है। हाँ, अगर हमको पेड़ पे चलना होता तो हमारे पास भी पूंछ होती, तो उसके पास वो है। उस टाइम पे ठंड ज्यादा थी, अब क्या टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी में हेयर्स क्या है, कम। आने वाले 10 15 20 सालों में टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा तो आपकी बॉडी की हेयर्स और कम होंगे। ठीक है, तो फिर मैक्सिमम लोग कैसे होंगे? टकले पैदा होंगे। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर ठंडा है वहां के लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है वहां के लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो अफ्रीका तरफ पे देखे आपने निग्रो, और एक यूरोप के देखे होंगे आपने, टॉल हैंडसम मस्त एक नंबर माचो, ठीक है, हाँ रशियन लंबी लंबी टांग वाली। ठीक है, तो आए समझ में। अब इवोल्यूशन में देखो, अब देखो इवोल्यूशन में हमको क्या पढ़ना है। इवोल्यूशन में अब ड्यू टू जो कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, इवोल्यूशन में जो कैरेक्टर्स आपके क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, इस टाइप से आपके 2 ऑर्गन्स को क्या, अरे कामड़े वैसे तो आते नहीं अपन, ठीक है। तो जैसे जो कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें फिर उसने 2 ऑर्गन को क्या करा, डिफाइन, एक एनालोगस ऑर्गन, दूसरा होमोलोगस ऑर्गन, ये भी हमको पढ़ना है। तो सपोज जैसे अगर मैं बोलूं कि हम मंकी चिंपांजी से सिमिलर है, पर सिमिलर है इंटरनल फीचर से, ऑर्गेनल फीचर से है क्या नहीं, तो ये ऑर्गन हमको पढ़ना है। फिर कुछ क्या होता है जिसमें फंक्शन एक जैसे है पर स्ट्रक्चर पूरे क्या है आपके अलग है, फंक्शन एक जैसे है। सपोज आपका काम पैर का क्या है, चलना, सांप के पैर का काम, छिपकली के पैर का काम भी क्या है, चलना, पर दोनों के पैर के स्ट्रक्चर कैसे है, अलग अलग, फंक्शन क्या है एक है। अगर मैं बात करूं बंदर के हाथ का काम क्या है, वो अलग है, उसका काम भी चलना होता है, हमारे हाथ का काम क्या है, खाना खाना, स्ट्रक्चर एक जैसा है, फंक्शन क्या है अलग है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हमको पढ़ना है। फिर एक ऑर्गन पढ़ना है हमको वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जो आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में है, जिसका पहले काम था जब आप आदि मानव थे, हुआ वाले, तब आपकी बॉडी में ऑर्गन था, उसका काम था, पर अभी ये ऑर्गन आपकी बॉडी में कोई काम नहीं करता। जैसे आपका अपेंडिक्स, वर्मीफॉर अपेंडिक्स, पहले काम था उसका क्या, पहले जब आपकी बॉडी में वर्मीफॉर अपेंडिक्स था, उसका काम क्या था, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, सेलुलोज को क्या करना, डाइजेस्ट करना, क्योंकि आप क्या खाते थे, ग्रासेस, पत्तियां। तो अब हम पत्तियां खाते हैं क्या नहीं, तो पहले जब हम ग्रासेस खाते थे तो उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है,
ठीक है, तो वो सेलुलोज को डिकम्पोज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आपके बॉडी में क्या था, वर्मीफॉर अपेंडिक्स। पर अब हम सेलुलोज खाते हैं क्या? नहीं, अब हम तो कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट सोर्स खा रहे हैं, व्हीट और ये। पर कभी कभी जब हम भाजी वाली सब्जी खाते हैं, जैसे मेथी खा लिया, पालक खा लिया, तो आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने में थोड़ी तकलीफ करती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा वेस्टेज। दूसरा वेस्टेजियल ऑर्गन कौन सा आपका? एक तो हो गया आपका वर्मीफॉर अपेंडिक्स, दूसरा कौन सा आपका नाम? दूसरा वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? आपके आई का एक मेम्ब्रेन है, छोटा सा छेद, जिसको बोलते हैं निक्टेटिन मेम्ब्रेन। क्या काम है? निक्टेटिन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दो वेस्टिजियल ऑर्गन है आपकी बॉडी में। फिर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ना है आपको। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दिया, इसने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या बोला? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो सबसे ज्यादा फिट रहेगा वो क्या होगा आपका? सर्वाइव करेगा। बाकी के जितने भी सर्वाइव फिट नहीं होंगे। फिट का मतलब फिजिकली फिट नहीं होता, जेनेटिकली फिट होता है। ऐसा नहीं कि जिसके अच्छे बॉडी शॉडी और पता है जीन्स ही खराब है, ऐसा नहीं। जिसके जीन्स लेवल पे इवोल्यूशन हुआ है, जिसके जीन्स फिट है, अच्छे हैं, वो आपका सर्वाइव कर लेगा, बाकी लोग सर्वाइव नहीं कर लेंगे। अब कुछ लोग अच्छे बॉडी बिल्डर वाले हैं, ये बताओ, जो बोलना नहीं चाहिए, कुछ एक्टर्स लोग अभी कोविड में हार्ट अटैक से मरे, कोविड ठीक होने के बाद मरे। क्या उनकी पर्सनैलिटी नहीं थी क्या? आपसे 10 गुना अच्छी थी, डेली जिम जाते थे और तीनों के तीनों जिम में मरे, एक्सरसाइज करते करते। समझ में आया? नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि वीडियो लाइव जा रहा, नाम किसी भी एक्टर का नहीं लूंगा, किसी का नहीं लूंगा। पर हुआ ना, क्या उनकी बॉडी पर्सनैलिटी फिजिक नहीं थी क्या? नहीं, पर जीन्स लेवल पे थोड़े कमजोर हो गए वो। ठीक है, उतना रिकवर नहीं कर पाए वो कोविड से। उनके लंग्स उतने पावरफुल नहीं थे, बॉडी फिजिक थी पर लंग्स पावरफुल नहीं थे, क्योंकि उनके ब्लड में डी डायमर की वैल्यू क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, और वो किसमें रिजल्ट हो गया आपका? हार्ट अटैक। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बॉडी फिजिक आपकी हेल्दी है तो आप स्मार्ट मतलब बच जाओगे। ठीक है, जीन्स लेवल पे आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, मतलब फिट होना पड़ेगा। तो चैप्टर का बेसिक समझ में आपको पढ़ना क्या है? F1 जनरेशन क्या होता है? पहली बार मीटिंग कराएंगे, जो बच्चे पैदा होंगे उसको क्या बोलेंगे? F1। मतलब टॉल और शॉर्ट को मिलाया तो क्या बोलोगे आपके? F1 जनरेशन। तो कल पढ़ेंगे अपन कैपिटल टी कैपिटल क्या होता है, स्मॉल टी क्या होता है, दोनों मिलने पे क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, ये सब चीजें। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, पर इसका एक भी लेक्चर मिस करना मतलब कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल के दिन जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है इस चैप्टर की, लोकस, होमोलोगस, एलिल्स, सब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर कैसा है?